Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है आपके BHIC 132 यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी कि जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखते वक्त आप किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, सारी डिटेल जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आंसर्स हम दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंग्लिश तो अल्टीमेटली हिंदी बनी जाती है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको BHIC 132 का गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी वेबसाइट गिवन है उस पर जा सकते हैं। ये shop.hindustanknowledge.com, इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे अपना पेपर कोड सर्च करना है BHIC 132। तो जब भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है गेस्ट पेपर मिल जाएगा। गेस्ट पेपर का प्राइस जो है वो ₹49 है। यहाँ से आप उसे ख़रीद सकते हैं। अगर आप इसे ख़रीद लेते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर गिवन है सेम, आप उस पर भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस देखो, अभी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, ये रिलेटेड है गुप्ता एम्पायर से। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गुप्ता आपका एम्पायर था ना, यानी कि गुप्त काल में जो आपका राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व समझते हो ना, रेवेन्यू जो रिलेटेड टू मनी, कि पैसा कहाँ से आता था, है ना। सो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो गुप्ता एम्पायर है वो लगभग चौथी से आपकी छठी जो सेंचुरी है उस टाइम पे था। एंड इज़ नोन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सोफिस्टिकेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये जो गुप्ता एम्पायर है ना, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा फेमस था और दूर दूर तक ये जाना जाता था। किस चीज़ को लेकर जाना जाता था कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो बहुत ही ज़्यादा कुशल था। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलती है, प्रशासनिक कुशलता देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये आर्थिक समृद्धि के लिए भी जाना जाता था। यहाँ पे हमें आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए मिलती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्यों जाना जाता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राजस्व व्यवस्था थी इस टाइम पे, वो गवर्नेंस का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो हम कह सकते हैं क्रूशियल एस्पेक्ट थी, एंड रिफ्लेक्टेड अ शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर सेंट्रलाइज्ड मॉडल्स टू अ मोर फ्यूडल एंड लैंड बेस्ड इकोनॉमी। तो अभी यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि देखो, पहले जो था ना व्यवस्था रिवेन्यू की, वो कैसी हुआ करती थी गुप्ता एम्पायर से पहले, केंद्रीकृत। अर्लियर लिखा हुआ है ना कि जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे वो क्रूशियल एस्पेक्ट था गवर्नर का एंड गवर्नेंस का, एंड रिफ्लेक्टेड अ शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर सेंट्रलाइज्ड मॉडल। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि पूर्ववर्ती केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मॉडल जब मैं बात करूंगी तो कहने का मतलब ये है कि जो रिवेन्यू का सेंट्रलाइज्ड मॉडल था, यानी कि जो किंग था ना, सारा का सारा जो भी विभिन्न किसान हुआ करते थे, उन सभी से जो टैक्स है वो किसके पास जाता था, डायरेक्टली किंग के पास जाता था। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि पहले तो केंद्रीकृत मॉडल हुआ करता था, लेकिन गुप्ता एम्पायर ने क्या करा कि फ्यूडल सिस्टम टाइप का वो लेकर आए। ठीक है, जैसे कि बीच में कुछ मध्यस्थ होंगे जो कि किसानों से कलेक्ट करेंगे ये फ्यूडल्स, एंड देन जो है वो राजा को जाके देंगे, है ना। तो क्या करा, और लैंड बेस्ड इकोनॉमी इन्होंने बनाई थी, भूमि पे आधारित थी कि जिसके पास जितनी भूमि है उसके हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये सारा जो सीन है वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। अब हम यहाँ पे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं आपके कि क्या क्या आप आंसर में डालेंगे, तो देखो, एक तो आप बताओगे रिवेन्यू सिस्टम के बारे में कि जो रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू जो था, भूमि से जो आने वाला कर था, वो मुख्य स्रोत था। ठीक है, राज्य की आय के लिए, जो राज्य होता है, राज्य को चलाने के लिए पैसा लगता है, तो राज्य की आय के लिए जो मुख्य स्रोत हम कहते हैं, मुख्य स्रोत क्या था, लैंड रिवेन्यू था।
और जो स्टेट है वो जनरली 1/4 या 1/6 जो होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो एज अ टैक्स कलेक्ट करता था। एंड द अमाउंट वेरीड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। तो जैसे अलग अलग देखो भूमि के टुकड़े हैं, जैसे मान लो एक जगह पे कितने सारे अलग अलग भूमि के टुकड़े होते हैं, तो उधर का हर एक का टैक्स जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि मान लो कि कोई जो है ज़्यादा फर्टाइल है, कोई भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, कोई भूमि कम उपजाऊ है ना। तो भूमि की उर्वरता और उसकी उत्पादकता के अनुसार जो टैक्स है वो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न होता था। ठीक है। एंड देन जो है इसको समझेंगे कि जो भूमि है, भूमि को कई वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे कि खेती योग्य और अकृषि भूमि। ऐसी भूमि एक जो जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, एक ऐसी जहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। एरेबल और तुम्हारा नॉन एरेबल होता है। दूसरा सिंचित और वर्षा पर निर्भर भूमि, यानी कि इरिगेटेड वाली, जहाँ पे सींच सकते हैं, मतलब हम सिंचाई हमें करनी पड़ेगी। दूसरी रेनफेड, जहाँ पे हमें जो वर्षा पर निर्भर होगी, एक प्राइवेट होगी और एक राज्य की होगी। और जो कर होगा, कर का निर्धारण भी इन्हीं वर्गों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि टैक्स के टाइप क्या क्या होते थे। तो एक होता था भाग। भाग यहाँ पे जो है उपज का हिस्सा जो कि 1/6 होता था। एक होता था बलि जो कि वॉलेंट्री धार्मिक उससे दिया करते थे। एक होता था हिरण्य जो कि नगद होता था, कैश पेमेंट। और एक होता था उदंग्र या भोग, यानी कि ओकेजनल और लोकल। ठीक है। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, रिवेन्यू जो कलेक्शन है वो डिसेंट्रलाइज थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता था, लेकिन गुप्ता एम्पायर ने क्या करा, इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। ठीक है। तो रिवेन्यू कलेक्शन डिसेंट्रलाइज थी। सबसे पहले उपरिका यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, फिर विषयपति, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का हेड, फिर आयुक्त, रिवेन्यू ऑफिशियल, और फिर होता था गोपर समान। तो इन सब का पता है क्या सिस्टम है कि ये सारी जो जिम्मेदारियां थी ना टैक्स कलेक्ट करने की, रिवेन्यू कलेक्शन की या कर को कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारियां थी, वो इन सभी में जो है बटी हुई थी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर का जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वो क्या था, उनकी लैंड ग्रांट्स। ठीक है। तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी भूमि दान, विशेषकर ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को, जिन्हें अक्सर कर मुक्त रखा जाता था। ठीक है। तो ब्राह्मण और जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वहाँ पे वो लैंड ग्रांट्स देते थे, टैक्स फ्री होती थी वो। ठीक है। उस पर टैक्स नहीं लगता था, जो भी ग्रांट में दी जाता था उस पर टैक्स, भूमि दान पे टैक्स नहीं लगता था। और ये दान शिलालेखों में दर्ज होते थे और सामंती प्रवृत्तियों के उभार को दर्शाया करते थे। फ्यूडल टेंडेंसीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस आंसर में बताने हैं। एंड आप फाइनली कंक्लूजन में बता दोगे कि गुप्तों की राजस्व व्यवस्था में कुशलता और संक्रमण दोनों की झलक मिलती है। ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी एंड ट्रांजिशन हम दोनों देखते हैं। ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण, बदलाव। उनका जो इनकम है वो स्टेडी था। इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर लैंड बेस्ड फ्यूडल स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसने लैंड बेस्ड फ्यूडल स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन भी रखी। दैट वुड बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द पोस्ट गुप्ता इंडिया, जो कि बाद में भारत के जो गुप्तोत्तर काल होगा उसमें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसके अंदर हमें बात करनी है साउथ इंडिया की, कि साउथ इंडिया में तीसरी से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच में जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। ठीक है। तो तीसरी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि तीसरी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में संगम युग के उत्तरार्ध प्रारंभिक पल्लवों और कदम्बों जैसे शासकों के अधीन महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अर्ली पल्लव्स और कदम्बास जो थे, संगम पॉलिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। साउथ इंडिया में हमने संगम पॉलिटीज के बारे में पिछले वाला जो तुम्हारा BHIC 1 था उसमें भी पढ़ा था ना संगम पॉलिटी के बारे में। तो जो इकोनॉमी है वो कैसी थी गाइस, अग्रेरियन थी, यानी कि वो कृषि पर आधारित थी। और उसमें हमें नगरीकरण, व्यापार, शिल्प उत्पादन, ये सारा के सारा जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है।
तो ये तो हो गया आपके आंसर का इंट्रोडक्शन जो कि आप बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, क्वेश्चन ने जो पूछा है कि अर्थव्यवस्था जो है कैसी थी, तो सिंपल सी बात है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। जो तुम्हारी कृषि है वो बैकबोन थी इकोनॉमी की। पैडी, मिलेट, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन, इन सबको जो है वो कल्टीवेट किया करते थे। ठीक है गाइस, तो एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या कल्टीवेट करते थे। वो धान, ज्वार हो गया तुम्हारी, दालें और गन्ना, है ना, ये सब करा करते थे। ठीक है, जो लैंड ओनरशिप होती थी, यानी कि जो भूमि का स्वामित्व होता था, वो किसके हाथों में होता था? ठीक है, वो होता था देखो, किसानों के, मुखियाओं के और मंदिरों के हाथों में। ठीक है गाइस, सो क्या है ये, इसको समझेंगे। तो जब मैंने ये बोला कि अर्थव्यवस्था अग्रेरियन है, यानी कि कृषि पर आधारित है, तो उसको प्रूव करने के लिए मुझे कृषि के बारे में बताना होगा। तो मैं बताऊंगी कि जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जिसमें कि धान, ज्वार, दालें, गन्ना, कपास, इन सब की खेती भी की जाती थी। जो भूमि का स्वामित्व था, यानी कि लैंड की जो ओनरशिप थी, वो किसके पास थी? पीजेंट्स, यानी किसान, चीफ, टेम्पल्स। और इरिगेशन को सपोर्ट किया जाता था बाय द टैंक्स, वेल एंड स्मॉल कैनाल्स के द्वारा। ठीक है, अभी हम व्यापार के बारे में बताएंगे। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स और अर्बनाइजेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, टेम्पल का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो ट्रेड के बारे में देखते हैं तो हमें बोथ एक्सटर्नल और जो इंटरनल ट्रेड है उसके प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल समझते हो ना, कि मतलब कि जो दोनों ट्रेड है ना वो फ्लरिश करता है। कोस्टल टाउन्स लाइक कावेरी पट्टनम, आरिकामेडू, मल्लापुरम, ये सब जो है हम देखते हैं कि मेजर पोर्ट्स की तरह सर्व करते थे। यानी कि क्या है इसका मतलब, कि जो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है, आंतरिक और बाहरी दोनों जो है विकसित होता है व्यापार, मतलब आपस में भी करते थे व्यापार और अपने देश से बाहर भी व्यापार करते थे। हमारे जो प्रमुख बंदरगाहें, देखो बंदरगाहों के द्वारा ही व्यापार किया जाता होगा। बंदरगाह क्या होता है? तुम्हारा जो पोर्ट होता है, जहाँ से समुद्र के किनारे जो होता है, वहाँ से समुद्र से अलग अलग देशों में शिप्स वगैरह, माल, ये सब भेजा जाता है। तो हम देखते हैं कि कावेरीपट्टनम, अरिकामेडू और तुम्हारा जो है ये ममल्लापुरम, ये जो है मेन उस टाइम पे हमारे पोर्ट हुआ करते थे। रोमन एंड साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टैक्ट कंटिन्यूड दो रिड्यूस्ड कंपेयर टू द अर्लियर संगम एज। तो उस टाइम पे जो है, संगम एज के टाइम पे हम देखते हैं कि रोमन और साउथ ईस्ट से जो है कांटेक्ट भी हमारा बना हुआ था। सिक्कों का हम यूज़ करते थे व्यापार में। रोमन और इंडिजीनियस दोनों तरह के सिक्के हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो रोमन और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापारिक संबंध यद्यपि पहले की तुलना में कम थे, फिर भी सक्रिय थे। व्यापार में सिक्कों का प्रयोग हो गया, ठीक है, और तुम्हारा मौद्रिक लेन देन वगैरह, इस सब के संकेत हमें मिलते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखेंगे कि जो अर्बनाइजेशन और क्राफ्ट प्रोडक्शन है, नगरीकरण और शिल्प। तो नगरीकरण क्या होता है? देखो, जब जो नगर है ना वो बसते रहते हैं, नए नए नगर जो हैं, तुमने देखा होगा कि बस जाते हैं कहीं पे भी, उसके बारे में है ये। नगर क्यों बसेगा बताओ? जब भी किसी भी गांव में धीरे धीरे विकास होगा, है ना, तो जब विकास होगा तो क्या देखते हैं हम, कि जो आर्टिसंस होते हैं और जो तुम्हारे छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं ना, लोग अलग अलग कामों में लग जाते हैं, है ना। अर्बन सेंटर इमर्ज करते हैं। जो ट्रेड रूट होगा, जो व्यापार के मार्ग होंगे ना, उनके आसपास हमें ज़्यादा देखने के लिए ये मिलता है। व्यापार के मार्गों के आसपास लोग बना लेंगे, क्योंकि देखो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, तो उन लोगों को लिए खाना पीना हो गया, ऐसी चीज़ें वो उन्हें लगाते हैं, हम देखते हैं। तो टेम्पल्स होते हैं उनके आसपास भी। तो व्यापार मार्गों और मंदिरों के आसपास नगरीकरण हुआ। शहरों में कारीगर, व्यापारी और श्रेणियां पाई जाती थीं। शिल्प उत्पादन में बुनाई, धातुकला, मिट्टी के बर्तन जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है,
जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा देखो गाइज। एक तो हमने अग्रेरियन इकॉनमी के बारे में पढ़ा, कृषि अर्थव्यवस्था थी। दूसरा व्यापार और वाणिज्य हो गया तुम्हारा। और तीसरा जो है नगरीकरण और शिल्प उत्पादन। तो हम देखते हैं कि व्यापार मार्गों जो है, मंदिर के आसपास नगर बसते हैं, आभूषण निर्माण करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब शामिल था। फिर हम पढ़ेंगे कि जो टेम्पल्स थे, मंदिर जो है, और भूमि दान की क्या भूमिका होती थी, इसको हम समझेंगे। तो मंदिर आर्थिक केंद्र के रूप में उभरने लगे, उन्हें शासकों और उच्च वर्गों द्वारा भूमि दान प्राप्त होते थे। ये संस्थाएं कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखती थी और संसाधनों का पुनर्वितरण भी किया करती थी। उसके बाद जो संगम चीफ होते थे, पल्लव और कदम्ब, हम देखते हैं कि इन्होंने कॉइनेज जो है शुरू करा, मोनेटाइजेशन शुरू करा। हमें रोमन कॉइन्स देखने के लिए भी मिलते हैं। तो संगम मुखियों, पल्लवों, कदम्बों के सिक्के मिले हैं जो स्थानीय स्तर पर मुद्रा प्रणाली के उपयोग को दर्शाते हैं। रोमन सिक्कों की उपस्थिति से यह पता चलता है कि लंबी दूरी का व्यापार जारी था, यद्यपि तीसरी शताब्दी के बाद उसका पैमाना घटा। द इकोनॉमी ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 3rd and the 6th सेंचुरी, हम क्या देखते हैं कि एक ब्लेंड था, है ना। हमें जो है उसके अंदर कृषि आधारित ढांचा, व्यापारिक नेटवर्क का विकास, धार्मिक संरक्षण, ये सब जो है देखने के लिए मिलता है ना। ओके, सो अभी हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस द मोनार्कियल पॉलिटीज ऑफ कदम्बाज एंड द चालुक्याज ऑफ बादामी। ठीक है, जो बादामी के चालुक्यास थे और जो तुम्हारे ये कदम्ब थे, कदम्बों और बादामी के चालुक्यों की राजशाही नीति, ठीक है, राजशाही नीतियों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको पूरा बताना है कि क्या वहाँ पे जो राजवंश था वो किस तरीके से काम किया करता था। ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो कदम्बाज जो हैं वो 14वीं से लेकर 6ठी शताब्दी के टाइम पे थे, और बादामी में जो चालुक्य थे वो 6ठी से लेकर 8वीं पे थे। तो यानी कि पूरे हम कह सकते हैं कि पूरी बड़ी बड़ी सेंचुरीज के टाइम पे ये है। एंड दे वर टू इम्पॉर्टेंट अर्ली मेडाइवल डायनेस्टीज। और ये जो है मेडाइवल पीरियड की दो बहुत ही ज़्यादा मुख्य जो डायनेस्टीज हम कह सकते हैं वो थी। ठीक है, सो द कदम्बाज एंड द चालुक्याज ऑफ बादामी वर टू इम्पॉर्टेंट अर्ली मेडाइवल डायनेस्टीज ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया यानी कि जो तुम्हारा दक्षिण भारत है, उसके ये दो प्रमुख क्या थे, राजवंश थे। देयर मोनार्कल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबल चीफटेंसीज टू द स्ट्रक्चरल किंगशिप। तो एक ऐसा समय था कि ये ना क्या हुआ करते थे, जनजातीय मुखिया हुआ करते थे। जातियाँ होती थी, ये जनजातीय मुखिया हुआ करते थे। तो फिर हम क्या देखते हैं कि इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, और ये क्या बन जाते हैं गाइस, क्या बन जाते हैं, ये प्रमुख राजवंश जो हैं वो बन जाएंगे, ऐसा हमें देखेंगे। पहले तो देखो हर कोई ट्राइब्स ही हुआ करती थी, जो ट्राइब्स होती थी ना उनके मुखिया मुखिया होते थे, ये सब होते थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये बदल जाते हैं। बदल जाने से मेरा मतलब ये है कि मतलब उनकी जो राजशाही व्यवस्था है, ठीक है, वो और ज़्यादा कैसे हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हम, मतलब कि एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो जाती है कि राजा है, उसके मंत्री हैं, जनता है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो ये सब एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उनकी राजशाही व्यवस्था ने जनजातीय मुखियाओं से संगठित राजतंत्र की ओर संक्रमण को दर्शाया, और इसमें परंपरा और नव विकसित प्रशासनिक तत्वों का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो है तुम्हारे वंशानुगत और केंद्रीकृत राजतंत्र थे। वंशानुगत समझते हो कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, इस तरीके से। तो हमें दोनों डायनेस्टीज यानी कि जो तुम्हारा कदम्बाज हैं और जो चालुक्य है, ठीक है, चालुक्य और कदम्ब दोनों में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वंशानुगत और केंद्रीकृत राजतंत्र देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बोथ डायनेस्टीज फॉलोड अ हेरिडिटरी मोनार्की। दोनों राजवंशों में वंशानुगत राजतंत्र प्रचलित था, जहां सत्ता पिता से पुत्र को मिलती थी।
ठीक है, पहले पिता होते थे, फिर उसकी सत्ता उनके पुत्र को मिल जाती थी। राजा राजनीतिक और सैन्य मामलों में सर्वोच्च सत्ता होता था। तो किंग जो है वो क्या होता था, सुप्रीम अथॉरिटी होता था। सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि सर्वोच्च सत्ता। उसे महाराज कदम्ब तथा परमेश्वर, भटारक, चालुक्य जैसे विशिष्ट उपाधियां भी दी जाती थी। यानी कि जो राजा होते थे वो अपने आप को कुछ ना कुछ उपाधि देते थे। जैसे कि कदम्ब जो राजा थे उन्होंने अपने आप को महाराज की उपाधि दी। वहीं जो तुम्हारे ये चालुक्य थे इन्होंने परमेश्वर और भटारक जैसी उपाधियां खुद को दी थी। तो ये उपाधि से वो अपने आप को, अपनी जो अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी, अपनी सर्वोच्च सत्ता जो है दर्शाने की कोशिश करते थे। जो चालुक्य थे वो जो है एक आइडिया प्रमोट करते थे, वो होता था दैवीय राजत्व का आइडिया। दैवीय का मतलब क्या है कि वो अपने आप को किसी भगवान से या किसी जो ईश्वर से जोड़ लेते थे, ठीक है, उनसे अपने आप को एसोसिएट कर देते थे। इससे हम क्या देखते हैं कि अपने आप को पौराणिक कालों से वो जोड़ा करता कि जो लोग हैं ना उन पे ज़्यादा विश्वास करें। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, है ना, मंदिरों का संरक्षण हो गया, तो ये सब वो करते थे ताकि वो अपने रूल को क्या कर सके गाइस, अपने रूल को लेजिटिमाइज कर सकें, यानी कि अपने रूल की वैधता जो है वो स्थापित कर सकें, जनता को ये विश्वास दिला सके कि उन्हें भगवान ने भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए। प्रशासनिक संरचना देखें तो दोनों डायनेस्टीज में हमें हायरार्किकल, यानी कि जो एक प्रशासनिक संरचना में पिरामिडीय थी जिसमें मंडल होता था, फिर विषय जनपद होती थी, फिर नीचे उसके गांव होता था। तो महामत्रा, आमात्या और जो है तुम्हारे दंड नायक जो हैं वो गवर्नेंस में, यानी कि प्रशासन में, शासन में सहायता किया करते थे। उसके अलावा जो है स्थानीय स्वायत्ता जो थी उसको भी क्या करते थे गाइज, ये लोग प्रोत्साहित किया करते थे, है ना। और उसके बाद जो सैन्य और सामंती तत्व हम देखते हैं तो द मोनार्की वॉज हैविली डिपेंडेंट ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो जो ये पूरी मोनार्की थी ये किस पे डिपेंड थी, मिलिट्री की स्ट्रेंथ पे डिपेंड थी। उसके अलावा जो फ्यूडेटरी चीफ जैसे कि सामंताज, महासामंताज, ये सब जो हैं ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हमने देखे अर्ली फ्यूडल स्ट्रक्चर में, इन्होंने ये क्या करते हैं कि उस समय सामंती व्यवस्था के उभार के क्या थे गाइस, संकेत थे। फिर हम देखते हैं कि धार्मिक संरक्षण और राज्य नीति जो है, तो जो कदम्बाज थे इन्होंने हिंदुइज्म, जैनिज्म को संरक्षण दे रखा था। जो चालुक्य थे वो शैव के, मुख्यतः शैव थे, ठीक है, जो शिव जी होते हैं उनकी पूजा किया करते थे, ठीक है। तो कदम्बों ने हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों का संरक्षण किया, जबकि चालुक्य मुख्यतः शैव थे, लेकिन अन्य संप्रदायों के प्रति वो सहिष्णु थे। मंदिर आर्थिक सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे, जिससे धर्म और राजनीति का गहरा संबंध बना। फिर आप फाइनली जो है कंक्लूजन में बताएंगे कि जो मोनार्की थी, जो मतलब कदम्बों और चालुक्यों की जो राजशाही नीति थी, वो हमें ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, परंपरागत और नव विकसित दोनों तत्व हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और व्यवहार में विकेंद्रीकरण था और सामंती प्रवृत्तियों से युक्त था उनका शासन। और उनका जो है शासन प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध होता है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में अभी हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं जो है पार्ट 2 वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर सेम इसी तरीके से इन डिटेल बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल्स, टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ताकि जो PDF वगैरह होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपना गेस्ट पेपर भी हमारी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जब तुम यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे ना तो देखो ये तुम्हें ₹49 जो है गेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो कमेंट में पूछ लेना।